सर एक पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ वैसे मैं वैसे जस्ट अभी ऐसे दिमाग में आया है। हम अभी मोती वाला साहब से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बड़े मतलब फराख दिली के साथ और करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कराची करते अरबों रुपया देते हैं करते हैं। लेकिन अगर हम, ठीक है, इट्स अ स्मॉल थिंग, शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बजाय आतिशबाजी की हम इस किस्म की किसी चीज के ऊपर कर लेते, ये भी इंपॉर्टेंट सर। चीज उसके है। साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब करने के लिए नहीं, वो भी मेरा मतलब है उस तरफ हमारे फेडरल और प्रोविंशियल बजट्स में इतना कुशन है, बहुत होता है जी, बहुत होता है। और 5-7 लाख लोगों को बचाने के लिए आपको जितने वसाइल चाहिए दरकार है, बहुत होता है। लेकिन ये जो क्योंकि सोशल, ये जो हमारी फिलैंथ्रोपी है ना, ये इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज्यादा है। ये 1 रुपया भी सही इस्तेमाल अगर ये लोग इनको, एक तो जैसे अभी आपने बताया हुआ है कि इनके चैनलाइज वो करे और इनके पास ऐसा बंदा हो जिसको वो ट्रस्ट करते हो, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो गवर्नमेंट को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। हाउ अनफॉर्चुनेट ये किसी को भी नहीं करता ना, आप वाली हुकूमत नहीं। मैंने किसी हुकूमत का नाम नहीं लिया, मैंने हुकूमत का है। हुकूमत में सारे आ सकते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मैंने नेकी का काम ज्यादा कर लिया, मुझे सियासी बात करनी है ताकि उसका प्रोग्राम चलता रहे। अब ये बताइए, कल आपकी टॉक शुरू होनी है, दोनों असहाब दाएं बाएं बैठे हैं, पहले आप बताइए 3 बजे 3:30 बजे क्या टाइम तय हुआ है और क्या बातें होंगी? मलिक साहब, ये जो टॉक्स हैं, मुज़ाकरात हैं, ये भी मैं नेकी का काम है जो मैं कर रहा हूँ बड़े अरसे से, आप लोग रास्ते पे लाने के लिए रोज़ ही करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जुमले में, ज़्यादा करना चाहिए लेकिन चलें, एक जुमले में अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपना प्रोग्राम, जो हमेशा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता है और बहुत कसीर तादाद में देखा जाता है, आपने उसका जो टाइम इस मकसद के लिए दिया है, ये मैं समझता हूँ सबसे प्रोडक्टिव है और बड़े आपने दिल से बात की है। टॉक्स सर कल की जो टॉक्स हैं जी, वो है 3:30 बजे का टाइम है। और जो पहली आपकी तरफ से कौन कौन होगा? हमारी तरफ से जो हमारी मुज़ाकराती टीम है, जिसको स्पीकर साहब इंशाल्लाह हेड कर रहे हैं, और बाकी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्लस जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उन सब स्पीकर साहब उस कमेटी को हेड कर रहे होंगे आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मॉडरेटर बैठे होंगे दोनों तरफ से? करने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक सीनियर पोजीशन है उनकी, वो स्पीकर जब वो बैठते हैं तो ज़ाहिर है मतलब स्पीकर तो इनके भी हैं और आपके भी। एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक चेयर, तो फिर ज़ाहिर है जब स्पीकर बैठते हैं वो और चेयर तो नहीं कर सकता। बाकी हमारी इत्तेहादी जमातों में से हमारे सीनियर लोग हैं, और इत्तेहादी जमातों के तमाम जो हमारे पार्लिमानी हेड्स हैं, हर एक की नुमाइंदगी। नीयत है कुछ करने की? देखिए, नीयत ना होती तो बैठते क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने कोई कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखा हुआ कि बैठे। ये आपको याद होगा, मैं 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात मुतालबा है उनका, और दूसरा पॉलिटिकल प्रिजनर का। मेरे ख्याल में बड़ी रीजनेबल बातें हैं, अनरीजनेबल नहीं है, दोनों काम हो सकते हैं। रीजनेबल बातों को बहुत ज़्यादा रीजनेबल तरीके से माना जाएगा, और जो काबिल अमल चीज़ें हैं उन पर बड़ी खबर चलाई जी इनकी। और मैंने तो आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात करेगी, और आपका इसमें भी क्रेडिट है कि आपने आज से कोई 6 माह पहले से मुज़ाकरात की बात की थी, और मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे दें कि अपनी जमात में मैं वो बंदा हूँ जो 6 महीने से कह रहा हूँ कि सियासी मामला, सियासी अंदाज से सियासी जमातें बैठ के बात करें, एक दूसरे के ऊपर तंज तज़ीक के नशर चलाने से और लश्कर कशी से मामला इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। देखिए, जैसे आपने कहा है, असल चीज़ जो है ना, जो असल चीज़ है वो है नीयत का। अब नीयत का किसी को पता नहीं है, हर एक कहता है, मैं भी कहता हूँ मेरी नीयत अच्छी है, आप भी कहते हैं आपकी नीयत अच्छी है, डॉक्टर साहब भी कहते हैं उनकी नीयत अच्छी है। हम किसी की नीयत जान नहीं सकते, लेकिन हम उस अमल के पीछे हमें किसी हद तक नीयत का पता चल सकता है। अब ये कल स्टार्ट होगा, इसमें आपकी तरफ से कल आएगा कौन? लास्ट टाइम तो असल कैसेट के अलावा सिर्फ आपके दो कमीशन पार्टनर थे, पीटीआई वाले नहीं थे। देखिए मुझे नहीं पता, जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी जाएगी, कल सारे होंगे अगर सारे नहीं भी होते, इट डजंट मैटर। जब वो कमेटी होते हैं ना, जब उसके जो 3 या 4 मेजर बंदे ना, उमर यू भी आएंगे, और असल कैसे 3-4 जो मेजर वो है ना, वो उसमें होंगे, डेफिनेटली होंगे। बाकी अगर 6, 7, 8, 10 का नाम है तो उनमें से 3-4 भी वो मेजर हो, अच्छा है, हो जाए। लेकिन देखिए, इसमें ये याद रखिए, वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मुज़ाकरात कर रहे होते
हमने जानबूझ के उस चीज़ को जो प्री कंडीशन थी, जो पहले हम कहते थे कि जी पहले हमारा मैंडेट वापस करो, हमने उसको टच नहीं किया, क्योंकि उससे मतलब ये हो जाता है कि फिर तो ना होने वाली 8 फरवरी को आपने फिलहाल साइड पे रख फिर दिया। हमने साइड पे कर दी ना, हालांकि वो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है और फ्यूचर के लिए उस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दो नुकात पे देखिए हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। मेरे लिहाज से अगर कोई ये कहता है कि जी इनके ऊपर केसेस सारे जो हैं करप्शन के हैं या एंटी टेररिज्म के हैं या फलाना फलाना है, मेरे लिहाज से आप कहने की हद तक जो मर्जी एफआईआर में डाल के कर ले, मुझे मालूम है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, ये हैं पॉलिटिकल केसेस, 200 एफआईआर, नॉट लार्जली ऑल ऑफ देम, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे, यहां पे हमारी नीयत सामने आ जाएगी कि हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे। हम उसको पीस मील भी कर सकते हैं। आपने इसके लिए कोई तहरीरी तौर पर लेके जा रहे हैं या सिर्फ जुबानी तौर पर ये I'm sure जब तहरीरी मांगे तो तहरीरी दे देंगे। तहरीरी दे देंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपकी जमात ने ये 26वीं आदमी तरमीम के मौके पर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, तो ये जो अब बातचीत का अमल, मुज़ाकराती अमल शुरू होने लगा है, ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव फेज़ है, लेकिन इसकी आउटकम जो है अभी तक हमारे सामने वाजे नहीं है। क्या इसमें भी JUI एक कोई सेंट्रल रोल प्ले करने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी? देखिए नजीम साहब, बुनियादी तौर पर तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा, आपने अभी कहा भी कि जमीयत उलमा इस्लाम 26वीं आईनी तरमीम में ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये गुफ्त शनीद से हुआ, लड़ाने धमकाने एक दूसरे को नीचा दिखाने की माहौल में नहीं हुआ। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम समझती ये है कि इस किस्म की मसाइल सियासी दुनिया में, जमहूरी दुनिया में मुज़ाकरात के ज़रिए एक दूसरे के मौक़िफ़ सुनने के नतीजे में एक नतीजे तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम न PTI में है, न PTI जमीयत उलमा इस्लाम में है, और न जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा है, न हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को फॉलो करती है। लिहाजा अगर दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से या एक फ़रीक़ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से किरदार अदा करने का मुतालबा किया या मौलाना साहब के पास आए कि आप कोई किरदार अदा करें, तो फिर उस पर मस्बत अंदाज में फिर मौलाना साहब क्यों नहीं सोचते हैं। मौलाना साहब ने पहले भी कहा कि अगर हमसे मदद लेना चाहते हैं, हमसे इस मामले में किरदार अदा करने की डिमांड की जाती है PTI की तरफ से, या कोई तजवीज़ या कोई मुशावरत ली जाती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसमें किरदार अदा कर सकती है। लेकिन ये बाद जो मुज़ाकरात शुरू होगी कल 3:30 बजे के बाद, ये उस पर इन्हिसार है कि मुज़ाकरात कहाँ तक फ़रीक़ैन संजीदा है, मुज़ाकरात में हुकूमत कहाँ तक संजीदा है और PTI, और कहाँ तक एक बात और भी है कि इख्तियारात कहाँ तक है, हुकूमत के पास इख्तियारात है या नहीं। 9 मई के मामले में, 26 नवंबर के मामले में, कैदियों की रिहाई में, ये हुकूमत के पास इख्तियार है या नहीं है। इसी तरह PTI की तरफ से जो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए करना पड़ेगा, इख्तियार है। अगर दूर दूर से बैठ के बातें करेंगे तो फिर तो आगे काम नहीं चलेगा ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कुछ चीज़ें तो करके दिखानी पड़ेंगी ना। अच्छा जुबैर मोती वाले साहब, जब आपके आर्मी चीफ से इंटरेक्शन करती है कराची के अंदर या दीगर लाहौर में भी हुआ उनका इंटरेक्शन, तो वहाँ बहुत सारे इशूज़ सामने आते हैं, वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू सामने आता है। तो आपको, मैं उनको नहीं चाहता कि आप कोट करें, अगर करना चाहें तो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आ जाए पाकिस्तान में तो इकॉनमी, जिसको हम बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन कहते हैं, आज 4.1% पे 81 महीनों के बाद आया है, ये लगता नहीं है कि ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी तक आई नहीं है। पहले क्वार्टर का भी लेस देन 1% नंबर आया, तो हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगियों में एक्चुअली इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, अगर इस्तेहकाम सियासी तौर पर आ जाए। देखिए उस मीटिंग में तो बहुत सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत मीटिंग थी वो हमारे साथ, जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो चीफ साहब ने की, और उन सारी बातों को उन्होंने समझा। मुझे खुशी इस बात की थी वो सारी बातों को समझ रहे थे। अब मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि अगर हम देख रहे हैं, क्या जो कल उड़ान पाकिस्तान था उसमें जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, उसको हम देख रहे हैं या इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हमने जाना है? असल बात तो ये है, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आपको करनी है तो फिर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना होगा, आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा, आपको रीजनल कॉम्पिटिबिलिटी को देखना पड़ेगा कि आपके जो रीजन के अंदर जो लोग हैं वो क्या प्राइस पे माल बेच रहे हैं। सिमिलर माल्स होते हैं, रन ऑफ द मिल जो चीजें होती हैं। हम टेक्सटाइल के अंदर 19 बिलियन से फिर वापस 16 बिलियन पे हम आ गए, तो उसकी वजूहत तो कोई होगी ना। ऐसे तो कोई नहीं होता। ये तो नहीं होता कि मेरे आपने मुझे कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए और मैं कहूँ नहीं मैं नहीं बेच रहा, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास तो कैपेसिटी फालतू है। हमने यही बात की कि जब तक देखें अंडा पहले या मुर्गी पहले, अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और डॉलर लेने हैं तो आपको हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा। उसको अगर आप नहीं देखेंगे, आप उसके पैरिटी पे नहीं लाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आज बांग्लादेश $42 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ टेक्सटाइल। ये सारा हमारा है, ये सब हम टेक्सटाइल में पैदा हुए हैं। हमारे कंट्री के अंदर पहली जो मिल लगी, जो कायदे आज़म ने जिसके संगे बुनियाद रखा, वली का टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल मिल थी। तो हम तो मतलब पैदा ही टेक्सटाइल में हुए इस मुल्क के अंदर, और आज तक हम टेक्सटाइल को चलाते हैं। हम कॉटन ग्रोअर हैं, हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं कॉटन के। तो हम तो मतलब हमारा बेस है, हमारी रगों में टेक्सटाइल है और बाकी चीजें हैं। तो अगर हम उसको नहीं कर सकते और अगर हम 16 बिलियन पे 19 से जाते हैं तो उसकी वजूहत को देखना पड़ेगा। मैं आपके पास वक्त नहीं है, सारी वजूहत हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी वजूह जो है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री है, जो हमारे आर्क राइवल्स के साथ, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में रन ऑफ द मिल के माल में नहीं है। हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हमारा ब्रांड्स नहीं है, हम ब्रांड्स के सप्लायर हैं। तो उनको हम वेंडर्स हैं। अगर हम वेंडर हैं तो उसको कहीं वो तो हमको ये भी बताते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने स्टिचेस होंगे, और उसका बारकोड भी हम लगाते हैं, प्राइस टैग भी हम लगाते हैं। तो उसके अंदर तो कोई हमारी अगर उसको स्विच करना है हमसे कहीं और, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस हाल में अगर हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, सर दिसंबर के महीने का जो बरामदात में इजाफा है दिसंबर के महीने का नवंबर के मुकाबले में, वो 0.28% है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। और इसी तरीके से अगर मैं दिसंबर को पिछले साल दिसंबर से मिलाऊं तो दिस इज 0.67%। तो अगर हमें वाकई एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हाईएस्ट टैरिफ बिजली के हैं पाकिस्तान में, हाईएस्ट टैरिफ गैस के हैं पाकिस्तान में, 50 एजेंसियाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर हम कहते हैं कि साथ इंटरनेट भी बंद कर देंगे, फिर आईटी एक्सपोर्ट से भी $15 अरब कमाएंगे इंटरनेट बंद करके। तो फिर हमें मेरे ख्याल में अपनी पहले दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। नज़र आ रहा है सबको, लेकिन कर क्यों नहीं रहे। मलिक साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें की जो आप कह रहे हैं अपनी तकरीर में उड़ान पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि क्या अगर आप बिजली महंगी रखेंगे इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ये उन्होंने कहा है कल की। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कल की, जो हम बातें सारी कर रहे थे वो कल वजीर आजम पाकिस्तान ने कल की है। और उन्होंने खिताब किया एनर्जी मिनिस्टर से, उन्होंने बाकियों से कहा, उन्होंने स्टेट बैंक से कहा कि कुछ कलम की जुम्बिश चलाएं और कुछ इंटरेस्ट रेट कम करें, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी एट द हाईएस्ट लेवल तो ये अंडरस्टैंडिंग है, मगर जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाकी का जो पैराफिनेरिया है, जो आपका पूरा सिस्टम है, उसके अंदर ये एहसास आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा और अगर हम ये समझते हैं कि हम जो है ना अंडे से मुर्गी से पहले हम अंडा निकाल लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमको जो है ना ये सारी चीजों को बतदरीज करना पड़ेगा। साहब एक सवाल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है वो आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जैसे बिजली गैस के टैरिफ हैं, इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। देखिए, जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो मेन, जिसको आप कहते हैं ना, जो स्पार्क जहां से वो होती है इलेक्शंस के बाद। जब इलेक्शंस के अंदर अब आप देख लेना, मेरे ख्याल में इंडिया में हर वो गलत काम पाकिस्तान में जो हो रहा है इंडिया में भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उनके कितने सालों से उनके अंदर कभी हमने ये नहीं सुना कि जी इस इलेक्शन में ये धांधली हुई है, उस इलेक्शन में वो धांधली हुई है, RTS बैठ गया, फलाना सिस्टम बैठ गया, ये सिस्टम बैठ गया, RO के इलेक्शन हो गए एंड सो ऑन। वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उधर वहाँ पर वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो बहुत बड़ा है उनका, मतलब हमसे बहुत बड़ी उनकी एक डेमोक्रेसी है, उसको वो चला रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, हमें यह कहा जाता है कि ये $1500 की मशीन है। उन्होंने ये जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन गई है, ब्राज़ील गई है और इंडिया गई है, वहाँ से जो लेसन लर्न करके आए हैं और जो हमें बता रहे हैं कि लेसन लर्न किया है कि ब्राज़ील में आप जाके कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है। इंडिया में जाके उन्होंने $116 पे मशीन की कीमत ले आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम लोग यहाँ कहते हैं कि जी इंटरनेट के उसमें हैक का वो है। ब्राज़ील की से उन्होंने ये सीख कर आए थे और हमें बताया है कि भाई ब्राज़ील से ये सीख कर आए कि इस दौरान में आपके वहां पे कोई हैक नहीं होता। क्यों? वो कनेक्ट नहीं होता। तो ये चीजें देखिए, ये सारी वो चीजें, ये सारी चीजें कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं, हमारे अंदर वो विल नहीं है। हमें विल क्यों नहीं है? मुझे डर है कि जी इनकी जमात जीत जाएगी, इनको डर है हमारी जमात जीत जाएगी। इस डर के खौफ की वजह से हमने सारे काम गलत किए लाने के लिए जब आप आपस में कल बैठेंगे ना, तो ये भी एक रखिएगा एजेंडा आइटम कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ले आते हैं, अपनी सियासत करेंगे, साथ इस्तेकाम ले आए, मुल्क तो चलता रहे साथ साथ। मलिक साहब, बात यह है कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत काबिल एहतराम भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन उन्होंने वो रिटॉरिक बात की है जो हम हमेशा हर प्रोग्राम में करते हैं। बुनियादी तौर पर हमें इस रिटॉरिक से और इस तरह की मैनेजमेंट से थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। और वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। इलेक्शन मुझे एक बता दें जिसके ऊपर इल्ज़ामात ना लगे हों। आपका 2018 का इलेक्शन जब RTS बैठ गया था तो हमारी तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने असेंबली जाने से इनकार किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि मैं हाजिर हूँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। इमरान खान साहब ने तो खैर हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया, 4 साल अपोजिशन से बात करनी पसंद नहीं की। लेकिन हमने उस वक्त भी ये कहा था मुल्क चलाने के लिए यार अनाज जो नाक है ना, इसको थोड़ा नीचे करें और एक दूसरे को बर्दाश्त करके हम आगे बढ़ें। यही स्पिरिट आज जरूरत है मुल्क की खातिर।